एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपके पास साउंड अच्छे तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, फिर जो है हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं ये आपका अप्लाइड फिजिक्स का पोर्शन है। और अप्लाइड फिजिक्स में ये आपको 2-3 पोर्शन आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आज जो आपका पढ़ाया जा रहा है ये आपका एक्चुअली में कौन सा भाग है, तो ये आपका है ऑप्टिकल फाइबर का, है ना। आपको पता है कि आपके मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, मॉडर्न फिजिक्स जो आपका चैप्टर है, इस मॉडर्न फिजिक्स में आपके 2-3 चीज़ों को पढ़ना है ना। उन 2-3 चीज़ों को मैं लिख देता हूं और आपको बताता हूं, ठीक है। और अंश दुबे क्लास खत्म होने के बाद आप हमसे एक बार जरूर फोन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो चीजें हैं आपको जरूरी है जानना, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से मैं आपको 1-2 बातें आपको बताता हूं, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो सेक्शन आपके ऑप्टिकल फाइबर का है ना, मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा। ये जो सेक्शन ऑप्टिकल फाइबर का है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का यहां से आपका पूछा जाता है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ऑप्टिकल फाइबर से पूछे जाते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर को हमको पढ़ना कितने पार्ट में है, तो हमको 2 पार्ट में पढ़ना है। आज आपका पार्ट 1 हो जाएगा और कल आपका पार्ट 2 हो जाएगा, है ना। ये ज्यादा एक्चुअली में है नहीं, लेकिन हमने एक ही दिन में सभी चीजों को पढ़ाना उचित नहीं समझा, है ना। इसलिए आप पार्ट 1 में आज ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लीजिएगा, पार्ट 2 में भी आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर का पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर के बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लेजर, और लेजर के बाद आपको पढ़ना है मेजर, है ना। तो आपका लेजर भी पढ़ना है, आपका ये मेजर होता है ना। आपको लेजर भी पढ़ना है और आपको मेजर भी पढ़ना है ना। 2-3 चीजें पढ़नी है। अंश दुबे एक बार आप जरा फोन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, है ना। और चुपचाप पढ़ाई करिए, जो आया है वो पढ़ेगा, जो नहीं आया है नहीं पढ़ेगा, है ना। तो इसलिए जितनी बातें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़िए, और नहीं तो आप भी जा सकते हैं, और नहीं तो मैं यहां से एक बटन दबाऊंगा तो आप यहां से गायब हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। पहला तो आपका ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, दूसरा आपको लेजर पढ़ना है, तीसरा आपको मेजर पढ़ना है ना। ऑप्टिकल फाइबर, लेजर एंड मेजर। तो ऑप्टिकल फाइबर में आज बहुत सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद लेजर भी आपका, मतलब लेजर तो आपका एक आपके लेक्चर की लेजर है और एक लेक्चर की आपकी मेजर है ना। तो ये लेक्चर 1 का लेजर, लेक्चर 2 आपका मेजर है। ऑप्टिकल फाइबर से आप लोगों का 2 चैप्टर चलेगा, है ना। यानी कि अगर हम टोटल 4 दिन कंटिन्यू अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। और एटलीस्ट हमें सारी चीजें जो हैं खत्म हो जाएगी फिजिक्स में, क्योंकि हमने वेब ऑप्टिक्स वेब मोशन जो आपका पहला वाला चैप्टर था, उस वेब मोशन वाले में हमने सिर्फ अगर हम लाइट को छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें आपकी पढ़ाई जा चुकी हैं, है ना। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपका पूरा पढ़ाया जा चुका है, क्लियर है आप लोग। उसके बाद मैग्नेट का सेक्शन भी पूरा पढ़ाया जा चुका है, क्लियर हैं आप लोग। उसके बाद सेमीकंडक्टर का भी आपका पढ़ाया जा चुका है, ये भी आप लोग क्लियर हैं, है ना। उसके बाद ये 4 चैप्टर में आपका चल चुकेगा मॉडर्न फिजिक्स, ये भी आप लोगों का कंप्लीट है, मतलब 4 दिन चलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर कहते किसे हैं, ऑप्टिकल फाइबर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सभी बातों के बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना। और उसके बाद हम देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देंगे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सभी बच्चे तैयार कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो आपका है फिजिक्स, जिसको पढ़ना है उसका कंप्लीट हो जाएगा सभी बच्चों का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा तो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आप जो है सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और लेट से ना आया करिए, जैसे प्रियंका यहाँ पे लेट से आ रही है ना। तो जब फिजिक्स देखा करिए प्रियंका तो आप पहले आया करिए, ठीक है। लेट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है।
सभी का प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट की अगर आप बात करेंगे तो प्लेलिस्ट आपका एक ही प्लेलिस्ट है और वो प्लेलिस्ट है अप्लाइड फिजिक्स का, है ना। इस अप्लाइड फिजिक्स के प्लेलिस्ट में ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। जिसको जिसको नहीं मिलेगा वो हमें जरूर बता देगा, है ना। आई एम प्रेजेंट सर, ये कौन है, नाम बताइए आपका, ब्रिजेश हैं क्या? ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं, जरा हमारी बातों को आप लोग गौर करिएगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ने से पहले भी हम कई सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। मैं 3 टर्म लिखूंगा, उस 3 टर्म को मतलब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, तब आप लोग जो है सारी बातों को समझ सकते हैं। पहला आपका होता है सोर्स, दूसरा आप लोगों का होता है मीडियम, और तीसरा होता है आप लोगों का क्या, डेस्टिनेशन। क्या है, डेस्टिनेशन। हिंदी में बात करें तो पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्रोत, ठीक है। और जो मीडियम का हिंदी होता है इसका हिंदी होता है आपका माध्यम, और जो आपका डेस्टिनेशन का हिंदी होता है, डेस्टिनेशन का हिंदी आप लोग क्या लिखते हैं, गंतव्य लिखते हैं, है ना। सोर्स मतलब ये हो गया कि जहां से आपकी सूचनाएं भेजी जाती हैं वो सोर्स हो गया, जिससे होकर के सूचनाएं आपकी भेजी जाती हैं और वो आप लोगों का माध्यम हो गया, और जहां आपकी सूचनाएं भेजी जाती हैं ये क्या हो गया, आपका डेस्टिनेशन हो गया, है ना। तो ये 3 चीज जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बी फॉर बॉस आपको बहुत दिख रहा है, संजना रो रही है, संजना तो यहां पे रो नहीं रही है ना। तो आपने ये देखा स्रोत का किसे कहते हैं, अगर हम कहें कि जहां से सूचनाएं भेजी जाती हैं वो क्या होता है, स्रोत होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां से आपकी सूचना भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जिस माध्यम का प्रयोग करके आपकी सूचना भेजी जाती है वो आपका मीडियम होता है, ठीक है। मतलब जैसे सूचना भेजी जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एक यहाँ पे एक लड़का है ना, और एक यहाँ पे लड़का है, ठीक है। और इन दोनों ने क्या किया कि आपस में एक पाइप लगा दिया, ठीक है। और ये लड़का इस पाइप में बोल रहा है तो ये लड़का सुन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पाइप का इस्तेमाल, ठीक है, इस पाइप का इस्तेमाल किसके तौर पे हो रहा है, आपका माध्यम के तौर पे हो रहा है। तो ये आपका माध्यम होता है। डेस्टिनेशन मतलब होता है आपका गंतव्य। इसका मतलब ये होता है कि जहां आपकी सूचना भेजी जाएगी, ठीक है, जहां आपकी एक्चुअली में सूचना भेजी जाती है, जहां आपकी, वहीं आपको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन, और उसी को हम लोग गंतव्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आपका ये 3 चीज हो गया, एक आपका सोर्स हो गया, एक आपका मीडियम हो गया, और एक आपका डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। अब आपको जो पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ना है आप लोगों को क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब ये होता है क्रांतिक कोण, है ना। किसको किसको क्रांतिक कोण किसे कहते हैं ये बात पता है, जरा आप हमें बता दीजिएगा, है ना। क्रांतिक कोण की जो इंग्लिश होती है ये होती है आपकी क्रिटिकल एंगल, है ना। और अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा क्रांतिक कोण के बारे में, और इसी के साथ ही साथ अगर आपने 12 पढ़ा होगा तो भी आपने क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा होगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये 2 चीजें जो है क्रांतिक कोण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। बात करने में तो बी फॉर बॉस बहुत आगे हैं, क्रांतिक कोण अभी पूछ देंगे किसे कहते हैं तब नहीं बताएंगे, है ना। और कौन हंस रहा है कौन रो रहा है इसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा हैं, है ना। देखिए संजना गुस्सा हो गई हैं अब। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की मतलब क्या होती है, मेरी बातों को आप लोग थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा, है ना। हम ये कहते हैं कि आपका ये कोई तल है ना, ये आपका तल है, ये आपका दूसरा तल है, ये आपका तीसरा तल है और ये आपका चौथा तल है ना। और मेरी बातों को सुनिएगा, है ना। ये आपका डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है आपका? ये आप लोगों का डेंसर मीडियम है ना। और आप लोगों का जो ऊपर वाला है, ये आप लोगों का ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक प्रकाश की किरण आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर जाती है तो वो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है ना। तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोग ये पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है ना। 180 डिग्री वाले का सब आंसर गलत है ना। इसलिए ज्यादा ज्ञानी आप लोग ना बनिए और देखिए थोड़ा सा क्या बताया जा रहा है ना। कितना ज्ञानी है आप लोग, 180 डिग्री से आपका पता चल चुका है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए कि सुनिए बातों को। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब हमारी प्रकाश की किरण गई तो आपका क्या हुआ? ये अभिलंब से दूर हट गई, है ना। अगर हम बात करें तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई है और ये आपका क्या हो गया? एंगल आर हो गया, ठीक है। तो आपने ये चीजें देखी। दूसरा मैंने क्या किया कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू को और बढ़ा दिया। हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू को हमने बहुत ज्यादा और बढ़ा दिया। जब हमने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू को और बढ़ाया तो हमें ये पता चला कि हमारी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बिल्कुल और भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। और भी ज्यादा बढ़ गया मतलब अपवर्तन कोण का मान, एंगल आर का मान और ज्यादा बढ़ गया। किस स्थिति में? तो जब आपकी प्रकाश की कोई भी किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देखेंगे कि अगर हम, ठीक है, अगर हम एक और भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, है ना। मान लीजिए कि और भी ज्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के आपके बढ़ाने से, है ना। तो आपको पता है कि कोई भी किरण यदि आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर जा रही है तो आपने ये देखा कि प्रकाश की जो किरण है अभिलंब से दूर हटती है ना। तो क्या हम अब देखिएगा डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट की हम ऐसी वैल्यू लाएं जिसके लिए कि आपके रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना। अगर ये आपकी दूर हटते 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 कोई एक ऐसा समय आएगा जबकि आपकी ये चीजें क्या हो जाएंगी? आपके लिए नॉर्मल के लिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना लेंगी, है ना। और ये आपका क्या रहेगा? तो आपका ये वाला एंगल रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंगल आई। अब इसके लिए आपका एंगल आर का जब मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सघन और विरल माध्यम ही है ना। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू, ये क्या है आपका नीचे वाला? डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है आपका? तो ये आपका डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला कौन सा मीडियम है आपका? तो ऊपर वाला आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैंने ये कहा है कि डेंसर मीडियम में, ये 2 नंबर में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ये कहा कि डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू, है ना। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए रेयरर मीडियम में आपका जो अपवर्तन कोण है
ठीक है, रेयरर मीडियम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है, हमने ये कहा कि डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री यदि हो जाता है तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और जब भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो हमेशा हमारी जो प्रकाश की किरण है ये क्या होती है आपकी, तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, किससे हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। वही अगर हम बात करें कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब के पास आना, अभिलंब के तरफ मुड़ जाना, है ना। ये दो कंडीशन होता है, इसको मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये आपका मान लीजिए कि एक मीडियम है, ठीक है, ऊपर आपका दिया हुआ है रेयरर मीडियम। ठीक है, आपका ऊपर क्या दिया हुआ है, रेयरर मीडियम दिया हुआ है, नीचे आपका क्या दिया हुआ है, आपका डेंसर मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम हमारा चेंज हो गया। ठीक है, माध्यम हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जब हमारी प्रकाश की किरण इस सतह पे आपतित होगी तो सतह पे आपतित होने के बाद अगर हम यहाँ से अभिलंब खींचेंगे तो ये हमारी प्रकाश की किरण चूंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए हमारी प्रकाश जो है ये क्या होगी, अभिलंब के तरफ झुक जाएगी, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। मतलब अगर प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रकाश है वो कहाँ चला जाएगा आपका, तो प्रकाश की किरण हमारे अभिलंब से पास आएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, है ना। वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। और किसको किसको वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है एक बार आप लोग बता दीजिए, है ना। क्या सबके पास ऐसा प्रॉब्लम है? प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि जो आप 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो पिक्चर की जो क्वालिटी होती है एटलीस्ट आप लोग उसको बढ़ा लीजिएगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मेरे फ़ोन में भी एक मोबाइल से ऑलरेडी ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से भी स्पष्ट हो जाती हैं कि वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ों को आप देखिए, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर यहीं पे हम माध्यम बदल देते हैं, है ना, माध्यम बदल देते हैं, जैसे रेयरर मीडियम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमारी ये हवा है, और ये डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमारा ये कांच है, ठीक है, यही तो है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पहला वाला यदि आपका डेंसर मीडियम रहे, है ना, और दूसरा वाला आपका रेयरर मीडियम रहे, है ना, यानी पहली बार आपका जो प्रकाश की किरण है ये कांच में रहे और उसके बाद आपकी यहाँ से हवा में आए, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी प्रकाश की किरण इस सतह पे आपका आपतित होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप नॉर्मल बनाओगे, है ना। और जब आप नॉर्मल इसको बनाओगे तो आपका ये चीज़ होगा यहाँ से कि आपकी जो यहाँ पे आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये आपकी अभिलंब की तरफ नहीं जाएगी, ये अभिलंब से दूर जाएगी, क्योंकि आपकी जो प्रकाश की किरण है ये प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है ना। तो जब आपकी प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। चलिए, तो आपने ये जो क्रांति कोण वाला कॉन्सेप्ट देखा है ये आपके 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्रिटिकल एंगल जरूरी होता है, इसलिए आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है।
और अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसी बात पे आपकी टोटल का टोटल आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कार्य करता है। और 2 × 5 = 10 इस तरीके से जो क्वेश्चन सेक्शन 2 में पूछा जाता है इसी सेक्शन में आपका ये आता है। और ये आपका टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। तो अब ज्ञानी लोग ये बताएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। किसको किसको पता है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश जो होती है ये होती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आ रहा है, जिसमें रंजीत मिश्रा हैं, देखिए संजना को भी आ रहा है, स्नेहा को भी आ रहा है ना। तो ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब आप क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो आपने ये देखा था कि ये आपकी कोई सतह थी। रुकिए हम इसको सीधा बना लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट आज अगर आप सीख गए इसका मतलब ये है कि कल आप पूरा ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा उसी माध्यम से, है ना। उसी माध्यम से नहीं, उसी माध्यम में, है ना। ध्यान दीजिएगा हमने ये कहा कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि अगर आपकी पहले क्रिटिकल एंगल के लिए जानिए तो आपने ये देखा था क्रिटिकल एंगल में कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू हो रही थी, अगर ये आपका नॉर्मल था तो जिसके लिए आपका जो अपवर्तन कोण का मान था वो क्या था, आपका 90 डिग्री था। यहाँ पे आपकी अपवर्तन कोण आ जा रही थी, है ना। ये आपका अपवर्तन कोण क्या हो जा रहा था, 90 डिग्री आपका हो जा रहा था, तब ये आपका क्रिटिकल एंगल हो जा रहा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए तब लाइट हमारी पुनः डेंसर मीडियम में ही लौट आएगी। और इसी डेंसर मीडियम में लाइट रे का लौट करके आना हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके बारे में आपने ये चीजों को देखा, है ना। तो आपने ये देखा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ठीक है, हमने ये कहा कि आपतित किरण का मान, है ना, आपतित किरण का जो मान है ये आप यदि क्रांतिक ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना, शायद गलती लिखे हैं हम, है ना, कोई बात नहीं, उसको आप सुधार लीजिएगा। क्रांतिक एंगल से या फिर आप कह सकते हैं क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, अगर आपकी यह वैल्यू क्रांतिक कोण के मान से भी अगर आपकी ज्यादा हो जाती है तब लाइट हमारी क्या होती है, तब प्रकाश हमारा क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है और प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपने यहां से देखा और 2 मार्क्स आपने यहां से देखा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल की। किसकी बात करते हैं हम, तो ऑप्टिकल फाइबर
केबल की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप बता दीजिए, तब हम कुछ बातें आपको बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ठीक है, जरा बता दीजिए आप कमेंट करके कि आपके पास जो है इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, अब हम नेक्स्ट चीजें समझने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, है ना। तो आइए, अगर आप कमेंट करेंगे तभी जाकर के आगे वाला सेशन आपका चलेगा। ठीक है, बता दीजिए कमेंट करके जरा तो आप। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्टिकल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्चुअली में आप थोड़ा सा ये जानिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में 2-4 बातें आप जानिए, तब जो है हम इसके बारे में और डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग आप तो जानिए, पहली बात कि आप करते क्यों है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वास्तव में हम इंटरनेट सप्लाई को पूरी दुनिया में व्यवस्थित कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट आपका चलता है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ही चलता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करके ही आपका ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वास्तव में होता क्या है, किस स्ट्रक्चर का होता है, उसको आप लोग देखिएगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्चुअली में एक प्रकार का रेशा होता है ना। फाइबर मतलब क्या होता है, फाइबर मतलब होता है आपका रेशा, है ना। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मतलब ये ऑप्टिकल रिलेटेड टू लाइट, और आपका केबल आपने समझ लिया, केबल तो आप जानते ही हैं। तो आप यहाँ से जानिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल एक प्रकार का रेशा होता है जिसके द्वारा हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना डाटा के लॉस के भेज सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सूचना को भेजने के लिए किया जाता है। सूचना को भेजने के लिए किया जाता है, मतलब सूचना को भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर हम एक्चुअली बात करें तो ये किस तरीके से होता है आपका, तो ये एक प्रकार के रेशे की तरीके से होता है, जैसे आपका जो बाल होता है उसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये देखिए, आप जो अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑप्टिकल फाइबर है ना। तो आपने यहाँ पे देखा ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं उसके बारे में अभी देखा, अभी थोड़ी थोड़ी बातों को जानिए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको कि मैंने ये कहा आपसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं, है ना। मतलब इंफॉर्मेशन को अगर हमको भेजना होगा तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे एक केबल को देख पा रहे होंगे, बहुत सारे केबल को आप देख पा रहे होंगे, पतले पतले वायर्स के जैसे होते हैं ये, है ना। तो आपने ये चीज़ों को देखा, एयर कैसे भेजा जाता होगा, एयर नहीं भेजा जाता है, मैं अभी बता रहा हूँ प्रेमलता, एयर नहीं भेजा जाता है। क्या चीज़ें भेजी जाती हैं वो चीज़ें आपके अभी क्लियर हो जाएंगी, है ना। और कैसे भेजा जाता है, कैसे ये चीज़ जाती है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये एक्चुअली में ये इसी को हम कहते हैं, ऐसे ही आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस इस्तेमाल में आता है तो आप ये बताएंगे सर ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्चुअली में सूचना को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और सूचना किस रूप में जाती है, तो सूचना जो है आपके प्रकाश सिग्नल के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है आपके, तो लाइट सिग्नल के फॉर्म में जाती है। ठीक है, और लाइट सिग्नल के फॉर्म में किस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जाती है, तो लाइट सिग्नल में ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के
सिद्धांत को फॉलो करते हुए जाती है ना। जैसे कि मेरी बातों को यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने ये कहा कि ये मानते हैं आपका एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसमें हम क्या करेंगे, है ना, हाँ, जो उसके अंदर पतला पतला है ना वही है ना। और मेरी बातों को देखिएगा, उसमें वो पतला पतला वाला चीज ये क्या है, देखिए ये आपका, इसको कहते हैं हम कोर, है ना। वास्तव में प्रकाश की किरणें जो होती हैं कोर में ही चलती हैं, है ना। ये आपका जो पतला पतला वाला था वो आपका कोर है ना। लाइट सिग्नल उसी कोर में चलती हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्लैडिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला किसको हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को हम लोग प्लास्टिक जैकेट कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को हम प्लास्टिक जैकेट कहते हैं, ठीक है। और इसी कोर क्लैडिंग और प्लास्टिक जैकेट के बारे में पूछा गया था पिछली बार सेमेस्टर परीक्षा में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें हमने कहा आपसे, है ना। सबसे जो अंदर वाला आपका लेयर होता है यही कोर होता है, उसके ऊपर वाला क्लैडिंग होता है। और कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए आपके पास प्लास्टिक जैकेट होते हैं, है ना। प्लास्टिक जैकेट के माध्यम से कोर तथा क्लैडिंग की आप सुरक्षा करते हो, कोर तथा क्लैडिंग की सुरक्षा आपकी होती है ना। चलिए, लाइट कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं। एक्चुअली में सर हम लाइट किसके द्वारा भेजेंगे, तो लाइट का सोर्स क्या होता है, इसीलिए हमने पहले सोर्स बताया आपको। लाइट का सोर्स आपका एलईडी भी हो सकता है, लाइट का सोर्स आपका लेजर भी हो सकता है ना। तो आपने लाइट के द्वारा, लाइट के फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया और सूचना जो है हमारी प्रकाश सिग्नल के रूप में परिवर्तित हुई। और ऑप्टिकल फाइबर केबल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए आपके सोर्स से लेकर के और डेस्टिनेशन तक के सफर को तय की बिना किसी डाटा के लॉस के, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो मैंने ये कहा कि सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक के सफर को तय की इस लाइट सिग्नल। और लाइट सिग्नल में वास्तव में क्या था आपका, तो लाइट सिग्नल में वास्तव में आपकी सूचना थी, ठीक है। मतलब लाइट सिग्नल में क्या थी, आपकी इंफॉर्मेशन थी। ओके, चलिए, खाना खाने जाना है जिसको वो जा सकता है, जिसको पानी पीने जाना है जा सकता है ना। चलिए, बात समझ में आ रहा है आपको, इतनी बातें पता चल गई तो आप लोग ये दो तीन बातों के सवाल के जवाब देने के लिए योग्य हो गए। पहला सवाल ये कि सर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल किसे कहते हैं, तो आप ये कहोगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हमारी प्रकाश किरणें सूचना के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक बिना डाटा के लॉस के ट्रेवल करती है ना। पहला सेंटेंस आप ये बोलोगे। ऑप्टिकल फाइबर के तीन भाग होते हैं। पहला भाग आपका कोर होता है, दूसरा भाग आपका क्लैडिंग होता है, तीसरा भाग आपका प्लास्टिक जैकेट होता है। फिर आप लिखोगे प्लास्टिक जैकेट वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर केबल के क्या कर रहा है, प्लास्टिक जैकेट वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर में कोर तथा क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है ना। आइए अब हम कोर, क्लैडिंग तथा प्लास्टिक जैकेट के बारे में, है ना, दो दो लाइन, एक एक लाइन आपको हम बता देते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बता दीजिएगा। बहुत कोर चीजें चल रही हैं, 2 ही क्लास चलेगा, ऑप्टिकल फाइबर खत्म, 5 और 2 7 नंबर का सवाल इससे आएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो कोर क्या होता है, पहली बात तो आप ध्यान ये दीजिएगा। कोर वास्तव में जो कोर का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा जानिए। कोर के बारे में क्या होता है, जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, आपका ये कोर है ना, क्योंकि कोर में ही आपकी लाइट रे ट्रेवल करेंगी। इसके ऊपर का जो जस्ट लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है आपका, तो कोर के ऊपर का, आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, कोर के ऊपर का ये आपका है कोर, है ना। और कोर के ऊपर का जो आपका लेयर होता है इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। और कोर तथा क्लैडिंग के सुरक्षा के लिए जो आपके पास लेयर होता है इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक जैकेट कहते हैं, है ना। तो ये आपका होता है यहां से प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कोर क्या होता है। कोर का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, चूंकि ये सर्कुलर है, यही तो है आपका,
अगर आप इस तरीके से, अगर आप ऊपर वाले टॉप व्यू से देखें, आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हुए होंगे, है ना, आप देखेंगे कि इसके टॉप व्यू से देखने पे ये पहले छोटा सा कोर आपको नजर आएगा, उसके बाद ये आपकी क्लैडिंग नजर आएगी, उसके बाद ये आपका प्लास्टिक जैकेट नजर आएगा, है ना। तो कोर का जो व्यास होता है, मतलब कोर का जो आपका डायमीटर होता है, वो कितना होता है आपका 6 से लेकर के और 250 माइक्रोमीटर तक क्या होता है आपका, इसका डायमीटर होता है, ठीक है। कोर के अपवर्तनांक की बात करें तो कोर का जो अपवर्तनांक होता है, अब अपवर्तनांक आपको पता है, अपवर्तनांक मुझसे ना पूछिएगा, है ना। कोर का जो अपवर्तनांक होता है, मतलब कोर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम मानते हैं n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका क्या होता है, कोर का अपवर्तनांक अधिक होता है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम होता है ना। मतलब हमेशा n1 जो होगा ग्रेटर होगा आपके n2 से, जहां आपका n1 जो है आपके कोर का अपवर्तनांक है और n2 जो है आपका क्लैडिंग का अपवर्तनांक है ना। तो हमेशा कोर का अपवर्तनांक क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, ठीक है। कोर के बाद आपका क्लैडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। क्लैडिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। क्लैडिंग क्या होता है कि क्लैडिंग का अपवर्तनांक आपका होता है जो वो कोर से कम होता है, तथा इसका डायमीटर जो होता है, मतलब व्यास जो होता है क्लैडिंग का। अब थोड़ा सा क्लैडिंग के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, है ना। क्लैडिंग के बारे में अगर मैं इसके व्यास के बारे में बात करूं, इसके यदि हम डायमीटर के बारे में बात करूं, तो क्लैडिंग का जो डायमीटर होता है 100 से लेकर के 450 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये इसका व्यास है क्लैडिंग का, ठीक है। अपवर्तनांक इसका क्या होता है क्लैडिंग का, तो क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी कोर तथा क्लैडिंग के सुरक्षा के लिए हमें प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक जैकेट। और प्लास्टिक जैकेट के बारे में तो आपको पता है, आप लोग ये लिखिएगा कि कोर तथा क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आप प्लास्टिक जैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपकी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब इसमें इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आप बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में। किसके बारे में, तो एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मैं हिंदी भूल रहा हूं कि एक्सेप्टेंस एंगल के को आप कहते क्या है, लेकिन एक्सेप्टेंस एंगल कहने का मतलब जो मैं बताऊंगा वो आपको 100% समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है ना। इस बात का टेंशन आप ना लीजिएगा। बता दीजिए कि आपको ये चीजें जो है समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए, ये बातें जो हैं आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसके बारे में आपको जो है स्टडी करना है। क्लैडिंग का मतलब ही आपने नहीं जाना अंचल दुबे। क्लैडिंग मीन्स ये होता है, ये कोर के ऊपर की सतह होती है, और क्लैडिंग आपके कोर के ऊपर की सतह होती है जिसका व्यास जो होता है वो 100 से 450 माइक्रोमीटर तक के बीच का होता है। अपवर्तनांक जो होता है ये कोर से कम होता है ना। और क्लैडिंग में आपकी लाइट रे फ्लो नहीं करती है, लाइट रे एक्चुअली में कोर में ही फ्लो करती है, और ये कोर और आपके दूसरे मीडियम के बीच का क्या हो जाएगा, आपका बाउंड्री हो जाएगा, है ना। राम सनवारी मिश्रा को इसकी हिंदी याद आ रही है ना। इसका हिंदी होता है ग्राह्य कोण, ठीक है। यही इसका हिंदी होता है एक्सेप्टेंस एंगल का। 12वीं में चूंकि है थोड़ा सा पोर्शन इसका, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में याद आ रहा होगा, है ना। स्वीकृति कीट कहते हैं, अरे मतलब अलग अलग नाम है प्रेमलता, लेकिन आप इसको एक्सेप्टेंस एंगल के नाम से ही जानो तो काफी ज्यादा बेहतरी रहेगी, है ना। अब हमें एक चीज आप बताओ, वो बात आपकी ये है कि ये मानते हैं हम कि आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो अगर ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, तो अगर ये हम पूरी तरीके से अगर हम इसको ऑप्टिकल फाइबर मान रहे हैं, तो हमको जिस सेक्शन में हमारी लाइट रे फ्लो होगी उस सेक्शन को भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो हमने ये दिखा दिया कि ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये कोर का सेक्शन है, इसी सेक्शन में एक्चुअली हमारी लाइट रे फ्लो होगी, है ना। क्लैडिंग की हिंदी और कोर की हिंदी आज तक हमने नहीं पढ़ा, अपनी
मतलब वही 3 साल डिप्लोमा के करियर में और 1-2 साल पढ़ाने के करियर में, है ना। आप देख लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा कहीं कोर और क्लेडिंग के अलावा किसी किताब में कोई और नाम लिखा होगा तो, है ना। मेरे पास जो आपके बुक का PDF है या फिर जो भी किताबें हैं उसमें क्लेडिंग की हिंदी नहीं लिखी है ना। चलिए, और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है क्लेडिंग की हिंदी, 12 में भी नहीं पढ़ा और डिप्लोमा में मैंने OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक पूरी बुक पढ़ी और ये पूरा बुक जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट इसको 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, है ना। OFC पे पूरी एक किताब ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसको आप 5th सेमेस्टर में पूरी एक किताब पढ़ोगे, आराम से सारा किताब पढ़ोगे और सारे किताब में आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में ही बताया जाएगा। और वहाँ पे हमने क्लैडिंग की हिंदी नहीं पढ़ी थी, है ना। तो सबको पढ़ना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, ठीक है। OFC आपको पढ़ना है, C भी पढ़ना है आपको, C++ भी पढ़ना है ना। चलिए, तो मैंने ये कहा कि हम एक लाइट रे को भेजते हैं, मानते हैं कि आपका इस लाइट रे को यहाँ पे भेजा और ये लाइट रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल में चलते हुए ट्रेवल करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है। गुड, समझ में आया आपको। डेस्टिनेशन तक आपकी ये लाइट रे पहुँच रही है। अब हमारी बातों को एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि हम यहाँ से आपका एक लाइट रे भेज दे रहे हैं और क्या ये भी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को फॉलो करेगी, तो बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। एक कोई ना कोई एक पर्टिकुलर आपका एक पर्टिकुलर क्या होगा, एंगल होगा। उस पर्टिकुलर एंगल पे ही अगर आप लाइट रे को लॉन्च करोगे तो ही जाकर के आपकी वो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को फॉलो करेगी और वो आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना। और इसी को हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, ठीक है। 3rd सेमेस्टर को नहीं पढ़ाते हैं योगेंद्र पाल, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में बच्चे हैवी इंटेलिजेंट हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो 2nd सेमेस्टर में ही इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो आप कल इसीलिए 3rd सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं करता, ना 4th को पढ़ाते हैं ना 5th को पढ़ाते हैं और आगे पढ़ाना भी नहीं है। हो सकता है तो कभी कभी कोई फ्री वीडियोज आपकी चली जाएंगी यूट्यूब पे, वो अलग की बात है 3rd सेमेस्टर के, लेकिन उसके लिए भी कोई प्लानिंग हुआ नहीं है। लेकिन आपको जो है 2nd तक ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ऐसा कोण जिस कोण से यदि हम लाइट रे को लॉन्च करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में, तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राह्य कोण कहते हैं, है ना। ग्राह्य लिखने में अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग थीटा ए के नाम से जानते हैं, है ना। इसी को हम लोग ग्राह्य कोण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये आपका ग्राह्य कोण है। तो आपको और भी कुछ अगर पूछना है तो आप अभी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उसके बारे में, या फिर आपकी जो चीज़ें फ्यूचर में आपकी पढ़ाई जाएंगी, चाहे जो चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही है उसके बारे में आप हमसे आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको अभी बता दूंगा। अब जो है आपको OFC के टाइप के बारे में पढ़ना है, जो कि एक क्लास की चीज़ है। और उसके बाद जो है कल आपका ऑप्टिकल फाइबर खत्म, परसों आपका लेज़र खत्म, उसके बाद आपका मेजर खत्म और उसके बाद सब खत्म, ठीक। लाइट में थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, उसको बाद में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन लेज़र और मेजर ख़त्म करने के बाद फिजिक्स टोटल ख़त्म, ठीक है। और किसी प्रकार को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। फिर से एक्सेप्टेंस एंगल एक ऐसा एंगल होता है राम सनवारी मिश्रा, जिस एंगल से अगर हम लाइट रे को ऑप्टिकल फाइबर में लॉन्च करते हैं
तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है ना। इसी को ही हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, जिसे हम लोग ग्राह्य कोण के नाम से भी जानते हैं, है ना। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ग्राह्य कोण किसे कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तैयार कर लीजिएगा। कल जो बताया जाएगा वो फिक्स 5 नंबर का बताया जाएगा, है ना। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत कम पढ़ाते हैं। कुछ लोग कल कमेंट में कह रहे थे कि सर से हमने चीज़ों को पूछना ही छोड़ दिया है क्योंकि बताते नहीं हैं, है ना। पूछिएगा ज़रा, क्या पूछना है, किसको क्या पूछना है, ज़रा बताएं आप लोग, है ना। और ये वही लोग हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स पे नहीं जुड़े थे, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स पे नहीं जुड़े थे तो इनको कोई आइडिया है नहीं वास्तव में, ठीक है। आइडिया इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि ख़त्म ही नहीं होगा, पढ़ाया ही नहीं जाएगा, है ना। अब 5 दिन के और अगर ढंग से अगर क्लासेस चलनी शुरू हो जाए ना, एक एक 1.5 घंटे की अगर रगड़ के, तो 15 दिन का नहीं है डिप्लोमा का सिलेबस, है ना। सब खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए आराम आराम से पढ़िए जो आपको बताया जा रहा है ना। ज़्यादा घबराने से कोई होगा नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और बेसिक क्लियर करते हुए चलिए, 3rd सेमेस्टर में आप लोग खुद ही इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एंड करते हैं इस सेशन को हम लोग। हाँ, और योगेंद्र पाल कुछ पूछ रहे थे, है ना। योगेंद्र पाल पूछ रहे थे हमसे शायद व्हाट्सएप पे कि सर मास सिस्टम स्प्रिंग मास सिस्टम है क्या। है एक्चुअली में स्प्रिंग मास सिस्टम तो है, बट पूछा कभी नहीं जाता है। लेकिन मैं उसको बता दूंगा, है ना। कभी पूछा ही नहीं गया है ना। सी की क्लास आज नहीं चलेगी, है ना। सी का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, 2 चैप्टर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का खत्म हो चुका है। BEE जब तक आपका पूरा कंप्लीट तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपकी ये क्लासेस ऑफ रहेंगी। ऑफ कहने का मतलब कि बीच बीच में चल भी सकती हैं, लेकिन आपको जो है मेजर यही देख करके चलना है। BEE थोड़ा खत्म हो जाए तब आपकी जो है 1-2 क्लास आराम से आपकी ये चीज़ें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 50 दिन का समय है अभी आपके पास, चिंता ना करिए, ठीक है। 50 दिन बहुत होता है, ठीक है। चलिए।